हेलो व्हाट्सअप। आप सब ठीक ठाक होंगे इस कोरोना काल में। तो चले पढ़ते हैं आज का टॉपिक, प्रतिष्ठित सिद्धांत की कीन्स द्वारा आलोचना। कीन्स ने 1936 में अपनी एक बुक लिखी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें उन्होंने सबसे पहले प्रतिष्ठित सिद्धांत, जो क्लासिकल थ्योरी थी, उसकी आलोचनाएं की। और उस टाइम जब 1929 या 1930s के डिप्रेशन की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले उस टाइम देखा गया कि जो क्लासिकल्स विचारधाराएं थी वो वहाँ फेल हो रही थी। क्लासिकल्स का जो मानना था कि भाई इकोनॉमी के अंदर पूर्ण रोजगार रहेगा, कभी बेरोजगारी की स्थिति नहीं आएगी, कभी ओवर प्रोडक्शन की स्थिति नहीं आएगी, मार्केट में ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम आ जाएगा और गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सरकार के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं होगी। एक लेजिस्फेयर इकोनॉमी की उन्होंने कल्पना की थी। हस्तक्षेप की नीति के पक्षधर थे वो, कि एक अर्थव्यवस्था में सरकार की इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो एक स्वसंचालित हो सकती है, जिसके लिए एडम स्मिथ ने एक नाम दिया था, इनविजिबल हैंड या अदृश्य हाथ इकोनॉमी को चला रहे हैं, जिसमें वो ऑटोमेटिकली वर्क कर रही है, किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की वहाँ आवश्यकता नहीं है। पर 1930s का जब डिप्रेशन, उसको ग्रेट महामंदी जिसको कहते हैं, जब आया, तब ये देखा गया कि जो क्लासिकल्स की विचारधाराएं थी सब फेल हो गई। बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मंदी की ऐसी स्थिति थी कि आज दिन तक वैसी नहीं आई, बहुत बुरी तरीके से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। अब उससे निकलने के लिए कीन्स ने पूरा स्टडी किया और अपनी बुक लिखी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और उसमें एक नई विचारधारा प्रकट करी। यहीं से मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी एक उदय मान सकते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का, इसीलिए कीन्स को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी आलोचनाएं हैं जो कीन्स द्वारा की गई, और फिर कीन्स का एक नया सिद्धांत दिया गया। वो आलोचनाओं को पढ़ने के बाद हम सिद्धांत को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। पहला तो जो था बेरोजगारी संतुलन। अब ये है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते थे कि अर्थव्यवस्था में क्या है, हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति रहेगी, जिसको कीन्स ने माना कि ये एक अवास्तविक धारणा है। उन्होंने एक प्रैक्टिकल अप्रोच 1930s के एग्जाम्पल से भी प्रूव किया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी बेरोजगारी सामान्य स्थिति है। इसका कारण यह है कि पूंजीवादी समाज से के नियम के अनुसार कार्य नहीं करता। जो प्रतिष्ठित सिद्धांत था वो से के नियम पर आधारित था, जो कहता था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित करती है। लेकिन कीन्स ने कहा कि ऐसा नहीं है, आपूर्ति हमेशा अपनी मांग से अधिक होती है। आपूर्ति मांग के बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है। लाखों श्रमिकों को मौजूदा मजदूर दर पर काम करने के लिए तैयार किया जाता है, उसके नीचे भी, लेकिन वह काम नहीं मिलता। बहुत सारे लोग काम करने के इच्छुक है, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी का अस्तित्व साबित करता है कि बेरोजगारी संतुलन एक सामान्य स्थिति है। कीन्स ने जो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम संतुलन बताया था, वो मतलब बेरोजगारी के, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर ही बताया। पूर्ण रोजगार की स्थिति में संतुलन उन्होंने बोला कि वो एक असामान्य बात है। ज़रूरी नहीं कि इकोनॉमी पूर्ण रोजगार के स्तर पर ही संतुलन होगी, उससे पहले भी हो सकती है। ठीक है, पहला ही क्रिटिसिज्म ये था। दूसरा था से के नियम का खंडन। ये बात इसमें भी आ गई। कीन्स ने ये बोला कि आपूर्ति हमेशा अपनी मांग नहीं बनाती। आपूर्ति, सप्लाई डज नॉट क्रिएट इट्स डिमांड, वो पूरी तरह से अपनी मांग नहीं उत्पन्न कर सकती। उन्होंने कहा कि कारक मतलब साधन मालिकों द्वारा अर्जित की गई सभी आय को उन उत्पादों को खरीदने में खर्च नहीं किया जाएगा जो उन्होंने उत्पादित करने में मदद की होता है। क्लासिकल्स ने क्या माना था कि जो साधन है, वस्तु का उत्पादन करने से जो आय प्राप्त कर रहे हैं, वो सारी की सारी आय उन उत्पादों को खरीदने में खर्च कर रहे हैं। तो साधन आय अपने आप ही अपने उत्पादन के प्रोसेस में उसके लिए मांग भी उत्पन्न कर रही है, ये से का मानना था। लेकिन कीन्स ने बोला कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो साधन
साधनों के मालिक हैं, मतलब जो भी जैसे श्रमिक है या पूंजीपति वर्ग है, वो अपनी जितनी भी उसको आय प्राप्त हो रही है, लाभ प्राप्त हो रही है, लगान प्राप्त हो रहा है, वो उतना का उतना खर्च नहीं कर रहा है, उस पर खर्च नहीं करता। कुछ भाग वो निवेश भी करता है, बचत भी करता है, बचत करता है, लेकिन बचत और निवेश भी बराबर हो ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बचत और निवेश दोनों अलग अलग कार्य हैं। इसलिए जब सभी अर्जित आय उपभोग की वस्तुओं पर खर्च नहीं की जाती है और इसका एक हिस्सा बचा जाता है तो कुल मांग में कमी आ जाएगी। इसका क्या मतलब होगा? जब पूरी आय खर्च नहीं की गई, उसका एक भाग बचा लिया गया, तो क्या होगा? मांग में कमी आ जाएगी। मांग वो संपूर्ण उत्पादन को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। ये सामान्य अति प्रवाह की ओर जाता है, क्योंकि जो भी उत्पादित होता है वह बेचा नहीं जाता है। ये बदले में सामान्य बेरोजगारी की ओर जाता है। इस तरह से क्या होगा? धीरे धीरे सामान्य बेरोजगारी, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा मार्केट में। इस पर किन्स ने से के नियम को अस्वीकार कर दिया कि आपूर्ति ने अपनी स्वयं की मांग पैदा की। ये नहीं हो सकता। इसके बजाय उन्होंने तर्क दिया कि आपूर्ति की मांग थी, जब समग्र मांग बढ़ती है तो उस मांग को पूरा करने के लिए फर्म अधिक उत्पादन करते हैं, अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। अब उन्होंने बोला कि जब मांग बढ़ेगी तो उसको उस मांग की पूर्ति के लिए उत्पादन किया जाएगा, बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाएगा, रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। उस तरह से अपने संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं, रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन ये कहना से का कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर देगी, इसके कारण अति उत्पादन की स्थिति पैदा नहीं होगी, तो ये गलत है। तीसरा जो क्रिटिसिज्म था किन्स का, वो था स्वयं समायोजन संभव नहीं है। जैसा कि अभी हमने बात की, जो भी क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन सबका मानना था कि इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली क्या होता है, एडजस्टमेंट हो जाता है, संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाती है। पूरी स्वचालित प्रक्रिया है। लेजिस्फेयर नीति अपनाई थी। लेजिस्फेयर का मतलब है जहाँ सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, ऐसी अर्थव्यवस्था जो सरकार की हस्तक्षेप की नीति को हम लेजिस्फेयर पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था अपने समाज की गैर समतावादी संरचना के कारण स्वतः और स्व समायोजन नहीं थी। दो प्रमुख वर्ग है, अमीर और गरीब। यहाँ पर दो वर्ग है। अमीर के पास बहुत धन होता है, लेकिन वो उसका पूरा खर्च उपभोग पर नहीं कर सकते। गरीबों के पास उपभोग का सामान खरीदने के लिए पैसे की कमी होती है। इस प्रकार कुल आपूर्ति के संबंध में सकल मांग की सामान्य कमी है, जो अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन और बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न करती है। ये वास्तव में ग्रेट डिप्रेशन के कारण, यही एक कारण था जो हमारा 1930s के जो ग्रेट डिप्रेशन था उसका कारण बना था, अति उत्पादन, बेरोजगारी सब, क्योंकि मांग उतनी उत्पन्न नहीं हो पाई थी। अगर पूंजीवादी व्यवस्था स्वतः और समायोजन की होती तो ऐसा होता ही नहीं। 1930s की मंदी से ये स्पष्ट हो चुका था कि यदि स्वतः और समायोजन की स्थिति यदि होती पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, तो ग्रेट डिप्रेशन का हमें सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए किन्स ने राजकोषीय और मौद्रिक उपायों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के भीतर आपूर्ति और मांग को समायोजित करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप की वकालत की। इसलिए किन्स ने क्या बोला कि किसी भी अर्थव्यवस्था को मंदी की स्थिति से बाहर निकालने के लिए ज़रूरी है कि सरकार आगे आए और अपनी राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मंदी से उभारने के लिए प्रयास करें। ठीक है। सरकारी व्यय बढ़ाए, टैक्सेस को कम करें। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, राजकोषीय और मौद्रिक उपाय। तो आज के समय में न केवल समाजवादी अर्थव्यवस्था में बल्कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी सरकार की भूमिका अति महत्वपूर्ण है किन्स के अनुसार, और वो है भी, आज भी प्रैक्टिकल है। आज हम भारत की स्थिति, कोरोना के कारण मंदी की स्थिति हमें देखने को मिल रही है पूरे विश्व में। तो इस पूरी मंदी की स्थिति से निकालने में यहाँ पर सरकार का एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ी भूमिका होगी इस मंदी को से उभारने के लिए। वो आए सामने और सरकारी खर्चे को बढ़ाए, सरकारी खर्च बढ़ाए, निवेश बढ़ाए, ताकि जो निजी निवेश है वो बढ़ सके, निजी उपभोग है वो बढ़ सके, मार्केट में डिमांड क्रिएट कर सके। आप लोग देख रहे होंगे आजकल हर बैंक क्रेडिट कार्ड मुफ्त में बांट रहे हैं, ब्याज दर कम की जा रही है, टैक्सेस कम किए जा रहे हैं, ताकि अर्थव्यवस्था की मांग बढ़ सके। बस यही एक रास्ता है मंदी से बाहर निकलने का, कि कैसे अर्थव्यवस्था में लोगों की, जनता की मांग को बढ़ाया जाए। मांग बढ़ेगी तभी उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तभी लोगों को उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए, जो वस्तुएं हैं उनका उत्पादन करने के लिए रोजगार की आवश्यकता होगी, लोगों को रोजगार दिया जाएगा, और इसका मल्टीप्लायर गुणक और त्वरक प्रभाव से अर्थव्यवस्था इस मंदी से बाहर आ पाएगी। तो ये किन्स का मानना था, और ये आज भी मुझे लगता है प्रैक्टिकल बात है। आय में अगली जो आलोचना थी किन्स की, कि आय में परिवर्तन के माध्यम से बचत और निवेश की समानता होती है। किन्स ने ये माना कि इट इज़ इनकम नॉट द रेट ऑफ इंटरेस्ट,
जो बचत और निवेश को इक्वेट करती है, समान उनमें इक्विलिब्रियम की स्थिति को लाती है। यहाँ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने क्या माना था कि ब्याज की दर बचत और निवेश को बराबर कर देती है। वो ब्याज की दर को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना। बचत और निवेश को प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक था वो ब्याज की दर था, लेकिन केन्स ने बोला कि ऐसा नहीं है। वो क्या है? आय है, इनकम है जो व्यक्ति की बचत को प्रभावित करती है, नहीं कि ब्याज की दर। क्लासिकल उसका मानना था कि बचत और निवेश पूर्ण रोजगार स्तर पर समान थे। किसी भी प्रकार के विचलन के मामले में समानता को ब्याज दर के द्वारा वापस समानता की स्थिति में लाया जा सकता था। केन्स ने माना कि बचत का स्तर आय के स्तर पर निर्भर करता है, न कि ब्याज के दर पर। केन्स ने बोला कि बचत सेविंग्स वो व्यक्ति की इनकम पर निर्भर करती है, ब्याज की दर पर नहीं। मान लो व्यक्ति के पास इनकम ही नहीं होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में कितनी भी हो जाए, कोई आपको बोले कि भाई मैं 100 रुपये के बदले आपको कल 200 रुपये दे दूंगा, पर आपके लिए उसके लिए ज़रूरी 100 रुपये तो हो, आपके पास आय तो हो। तो ज़रूरी है बचत किस पर निर्भर करेगी? आय पर निर्भर करेगी, ना कि ब्याज की दर पर। इसी तरह निवेश ने केवल ब्याज की दर पर, निवेश को भी बोला, निवेश नो डाउट ब्याज की दर पर निर्भर करता है कि आप इन्वेस्टमेंट ब्याज की दर से इन्वर्स रिलेटेड है। मार्केट में ब्याज की दर कम है तो आप निवेश ज़्यादा करोगे, आपको उधार कम लाभ, ब्याज एक लागत है उस हिसाब से देखें तो। से पूंजी की कॉस्ट है ब्याज, ब्याज की दर कम है तो आप निवेश के लिए पैसा उधार ले सकते हो, ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। लेकिन ब्याज के साथ साथ केन्स ने बोला कि न केवल ब्याज बल्कि पूंजी की सीमांत दक्षता, कैपिटल एफिशिएंसी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है निवेश के लिए। सपोज़ मार्केट में ऐसी कंडीशन है कि आप कितना भी निवेश कर दो, आपको वापस लाभ प्राप्ति की उम्मीद बहुत कम है, पेसिमिस्टिक कंडीशन है। आप जो पूंजी लगा रहे हो उसकी जो इफ़िशेंसी है वो बहुत कम दिख रही है आपको, तो कोई भी निवेशक आगे होकर ब्याज निवेश नहीं करना चाहेगा, भले ही आप उसको सस्ते 1% ब्याज में भी देना अपना लोन देने के लिए तैयार क्यों ना हो जाओ। ठीक है, तो केन्स ने बोला कि ब्याज के साथ साथ पूंजी की सीमांत दक्षता भी निवेश को प्रभावित करती है। यदि व्यावसायिक अपेक्षाएं कम है, यदि व्यावसायिक अपेक्षाएं कम है, जैसे अभी कोरोना काल में हर पूरे इकोनॉमी में ऐसा लग रहा है, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, उम्मीद कम है वापस हो रही है ऐसी स्थिति, तो ब्याज की कम दर पर, ब्याज भले गवर्नमेंट ने बहुत ही कम कर दी तो भी निवेश नहीं बढ़ सकता। यदि बचत निवेश से अधिक है तो इसका मतलब है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? बचत ज़्यादा होगी, निवेश कम होगा, तो इसका मतलब है कि लोग खपत पर कम खर्च कर रहे हैं, कंजम्पशन कम है उनका, मांग में गिरावट आएगी। इसका रिजल्ट ये होगा निवेश, आय, रोजगार, उत्पादन में अति उत्पादन और गिरावट है। इससे बचत में कमी आएगी, अंततः बचत और निवेश के बीच समानता आय के निचले स्तर पर पहुंच जाएगी। इस प्रकार ये ब्याज दर के बजाय आय में भिन्नता है जो बचत और निवेश के बीच समानता लाती है। ठीक है, केन्स का मानना था कि ये ब्याज नहीं, ये आय है जो बचत और निवेश के बीच समानता लाती है। अब ये कैसे लाती है, हम डिटेल में जब केन्स का सिद्धांत पढ़ेंगे हम और समझेंगे आगे, तब आप और क्लियर से इसको समझ पाएंगे। पांचवा जो है, केन्स ने सट्टे की मांग, स्पेकुलेटिव डिमांड को भी बहुत इंपॉर्टेंट माना है। पैसे के लिए, यहाँ मुद्रा के लिए सट्टा मांग का महत्व, सट्टा मांग का महत्व, मुद्रा की सट्टा मांग का महत्व है, लेकिन क्लासिकल्स ने नहीं माना था इसको। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र को माना था कि लेन देन और ऐतिहासिक उद्देश्यों के लिए धन की मांग की गई थी। हमने केन्स का लिक्विडिटी थ्योरी पढ़ी थी, उसमें तरलता पसंद के सिद्धांत, उसमें हमने ये देखे थे। केन्स ने 3 सिद्धांत बताए, लेन देन उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। इसमें से 2 की चर्चा तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने भी की है, लेकिन सट्टा मांग की चर्चा नहीं की है, क्योंकि वह निष्क्रिय संतुलन से संबंधित सट्टा उद्देश्य के लिए धन रखा जाता था, क्योंकि वह नहीं मानते थे ऐसा कि किसी निष्क्रिय काम के लिए हम ऐसे पैसा रखेंगे। लेकिन केन्स इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। उन्होंने मुद्रा की मतलब या मुद्रा की सट्टा मांग के महत्व पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि लेन देन और एहतियाती मतलब सतर्कता उद्देश्यों के लिए संपत्ति से ब्याज की कमाई ब्याज की कम दर पर बहुत कम हो सकती है। कहने का मतलब है, केन्स ने माना है कि व्यक्ति
मुद्रा की मांग सिर्फ लेन देन और सट्टा उद्देश्य के लिए नहीं करता, सट्टा के उद्देश्य के लिए भी करता है। वो कुछ पैसा इन दोनों के बाहर कुछ पैसा इसलिए भी बचा के रखता है कि मार्केट में ब्याज के उतार चढ़ाव से वो लाभ प्राप्त कर सके। यदि मार्केट में ब्याज की दर कम होगी तो मुद्रा की सट्टा मांग क्योंकि बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो अपने पास ज़्यादा पैसा रखेंगे और भविष्य में यदि उसकी ब्याज बढ़ेगी तब उसको उधार देंगे। इस पर ब्याज की दर एक निश्चित न्यूनतम स्तर से नीचे नहीं आएगी। एक केन्स ने बोला कि एक निश्चित न्यूनतम स्तर है और उस स्तर पर जो मुद्रा की मांग है लोचदार होगी। ब्याज की दर को इतनी नीचे कर गई कि लोग कोई भी मार्केट में उधार देने के लिए तैयार नहीं है। सारा का सारा पैसा वो स्पेकुलेटिव डिमांड के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं ताकि इन फ्यूचर में जब ब्याज की दर बढ़े तब वो देंगे। तो एक ऐसी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी केन्स ने जिस पर सट्टा मांग पूर्णतः लोचदार हो जाएगी। इसको केन्स ने लिक्विडिटी ट्रैप की बात करी कि उस स्थिति में यदि सरकार मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा कितना भी पैसा कितनी भी मुद्रा मार्केट में डाले उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसको लिक्विडिटी ट्रैप कहा कि सारे का सारा पैसा वहाँ एक ट्रैप हो जाएगा, उसका कोई भी प्रभाव इकोनॉमी पर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारा एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे क्लासिकल्स। अगली बात है धन की मात्रा की अस्वीकृति। केन्स ने शास्त्रीय क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को इस आधार पर खारिज कर दिया। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमने पढ़ी थी, एम वी इजक्वल टू पी टी। ठीक है, या वी और टी कॉन्स्टेंट था, उसमें उन्होंने बात की थी कि मनी सप्लाई और प्राइस जो है वो प्रत्यक्ष और अनप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ये 10% बढ़ेगा तो ये भी 10% बढ़ेगा, ये थी। ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी मनी को इस आधार पर खारिज कर दिया कि धन की आपूर्ति में वृद्धि से कीमतों में वृद्धि नहीं होगी। केन्स ने बोला कि सिर्फ मनी सप्लाई बढ़ने से उतना ही प्रत्यक्ष और आनुपातिक रूप से कीमतों में वृद्धि नहीं होगी। बीच में एक बहुत बड़ी चेन है, उसको देखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि लोग सभी अधिक पैसे खर्च कर सकते। जैसे ही धन बढ़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं, लोगों के पास मनी बढ़ी, पैसा बढ़ा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा पैसा लोगों ने वस्तु खरीदने पे खर्च कर दिया। तो इसने बोला कि उसका एक भाग वो बचा भी सकते हैं। और दूसरी बात, वी का वेग धीमा भी हो सकता है, स्थिर नहीं रह सकता। वो उन्होंने वी को कांस्टेंट मान लिया। वेलोसिटी ऑफ मनी, मुद्रा की एक इकाई कितने हाथों से होकर गुजर रही है, कितनी बार वो लेन देन में काम में ली जा रही है, उसको स्थिर माना। स्थिर नहीं है, धीमा हो सकता है, तेज़ हो सकता है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इस प्रकार वी में जो समीकरण एम वी इक्वल टू भिन्न हो सकता है। इसके अलावा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से निवेश, रोजगार, उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। मनी सप्लाई में वृद्धि से यदि अर्थव्यवस्था में निकले संसाधन है, कहने का मतलब यदि मुद्रा आपूर्ति के, क्लासिकल्स ने बोला कि मनी सप्लाई बढ़ते ही पी बढ़ जाएगा, लेकिन केन्स का कहना था कि यदि पहले से इकोनॉमी में निष्क्रिय संसाधन पड़े हुए हैं, मतलब ऐसे संसाधन हैं या उस स्थिति को बोले अपूर्ण रोजगार की स्थिति में है अर्थव्यवस्था, तो वहाँ पर यदि निवेश और मांग बढ़ जाती है तो उन संसाधनों का उपयोग किया जाकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन बढ़ने से पूर्ति बढ़ जाएगी और प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा भी पॉसिबल है, मूल्य स्तर को, क्योंकि मनी बढ़ने से लोगों की मांग बढ़ी, डिमांड बढ़ी, लेकिन इसके साथ साथ ही क्या हुआ, निष्क्रिय संसाधन थे इसलिए सप्लाई भी साथ में बढ़ गई। तो हो सकता है कि ये प्राइस को उसी मात्रा में इफ़ेक्ट ना करे जैसा कि क्लासिकल से माना है। मुद्रा तटस्थ नहीं, इसकी जगह आप लिखना पैसा नहीं, तो मुद्रा को तटस्थ माना है, इसको मुद्रा लिखना। मुद्रा क्या है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार तटस्थ है। तटस्थ होने का मतलब है अर्थव्यवस्था की जो भी वास्तविक चर है, उत्पादन, रोजगार, ब्याज के संतुलन दर, निवेश, इन पर मुद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो सिर्फ क्या करती है, सिर्फ मौद्रिक कीमतों को और मौद्रिक मजदूरी दर को प्रभावित करती है। उन्होंने मौद्रिक सिद्धांत से उत्पादन, रोजगार, ब्याज दर के सिद्धांत को बाहर रखा। उनके अनुसार उत्पादन, रोजगार का स्तर ब्याज के संदर्भ वास्तविक बलों पर निर्धारित की गई थी, वास्तविक चरों पर निर्धारित करती है, न कि मुद्रा पर। केन्स ने शास्त्रीय दृष्टिकोण की आलोचना की कि मौद्रिक सिद्धांत मूल्य सिद्धांत से अलग था। मौद्रिक सिद्धांत मूल्य सिद्धांत से अलग था, ये उन्होंने बोला। उन्होंने मूल्य सिद्धांत के साथ मौद्रिक सिद्धांत को एकीकृत किया। मूल्य मतलब प्राइस थ्योरी को
और मौद्रिक घटना के रूप में ब्याज दर के संबंध में मौद्रिक सिद्धांत के क्षेत्र में रुचि के सिद्धांत को लाया। उन्होंने आउटपुट के सिद्धांत के माध्यम से मूल्य सिद्धांत और मौद्रिक सिद्धांत को एकीकृत किया। अब ये दोनों सिद्धांत हम देखेंगे। कहने का मतलब ये था कि कीन्स ने ये बोला कि मुद्रा तटस्थ नहीं है, वो न्यूट्रल नहीं है, उसका प्रभाव पड़ता है, उत्पादन पर भी पड़ता है, रोजगार पर भी पड़ता है, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति से देख सकते हैं। आगे एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से वो इन सबको इफेक्ट करती है, प्रभाव डालती है इन सब पे। यह उन्होंने ब्याज की दर के माध्यम से धन की मात्रा मूल्य स्तर के बीच एक कड़ी बनाकर किया। उन्होंने उदाहरण के लिए जब धन की मात्रा बढ़ती है तो ब्याज की दर गिरती है। अब इन्होंने कैसे समझाया, यहाँ देखो। कीन्स ने ऐसे बोला कि सपोज मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, धन मुद्रा, तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ब्याज की दर कम होगी। इससे क्या होगा, निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ने से रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा और आय बढ़ेगी। तो ये रियल फैक्टर भी इफेक्ट हो रहे हैं मुद्रा के द्वारा। ब्याज तो उन्होंने मुद्रा को तटस्थ नहीं माना है। अंततः सामान्य मूल्य, बाद में अंततः सामान्य मूल्य स्तर भी बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया ने अर्थव्यवस्था के मौद्रिक और वास्तविक क्षेत्रों को दोनों को एकीकृत किया। यहाँ पर मौद्रिक क्षेत्र और वास्तविक क्षेत्र मतलब मनी सप्लाई बढ़ने से यहाँ किसने बोला कि कीमत बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वास्तविक चर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उन पे भी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। अब जो क्लासिकल्स की एक और मान्यता थी कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, उन्होंने बोला कि मौद्रिक मजदूरी और कीमतों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो कभी भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति नहीं लाने देते। थोड़ी भी कभी बेरोजगारी की स्थिति होती है, वेजेस कम हो जाएगी और क्या होगी, इकॉनमी वापस संतुलन की स्थिति में आ जाएगी, पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। पैसे की मजदूरी यहाँ लिखा है, इसका मतलब मौद्रिक मजदूरी से आप ये देख लेना, मौद्रिक मजदूरी, थोड़ा ट्रांसलेशन मिस्टेक हो गई। मौद्रिक मजदूरी में कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार प्राप्त कर सकती है, ऐसा इन्होंने बोला था। पिगू थे अर्थशास्त्री, उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था में वेजेस को घटाकर पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। मजदूरी दर में कमी से उद्योग में लागत कम करने, मांग बढ़ने से रोजगार बढ़ सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए इस तरह की नीति अपनाने से रोजगार में कमी आती है। जब सामान्य वेतन घटी तो श्रमिकों की आय कम हो जाती है, वरना कुल मांग रोजगार में गिरावट के। अब देखो, क्लासिकल्स का ये मानना था कि भाई हम क्या करते हैं, मौद्रिक मजदूरी को कम करके लागत कम हो जाएगी, इससे क्या होगा, जो फर्म है या उद्योगपति है वो ज़्यादा श्रमिकों को रोज़गार देगा और जो इस मजदूरी पर काम करने के लिए इच्छुक होंगे वो उस पर काम उनको मिल रहा होगा, इसलिए पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सपोज़ वेजेस कम कर दी, वेजेस कम करने के साथ साथ क्या होगा, वेजेस कम करी तो श्रमिकों की आय भी कम होगी, आय कम होगी तो उनकी डिमांड भी कम होगी, डिमांड कम होने की वजह से अब क्या होगा, इकॉनमी में डिमांड कम हो रही तो उत्पादन भी कम ही किया जाएगा पहले से, तो रोज़गार बढ़ने की बजाय क्या होगा, जो पहले से रोज़गार में लगे हुए थे लोग उनको भी वापस निकाल दिया जाएगा, तो ये बेरोजगारी को बढ़ाएगा, रोज़गार की गिरावट की ओर अग्रसर करेगा होगा। इस तरह से इन्होंने बोला कि वेज कट सॉल्यूशन नहीं है बेरोजगारी का। व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी किसी ने कभी भी वेतन कटौती नीति का पक्ष नहीं लिया। आधुनिक समय में श्रमिकों ने मजबूत ट्रेड यूनियनों का गठन किया है जो पैसे की मजदूरी मतलब मौद्रिक मजदूरी में कटौती का विरोध किया करते हैं। हड़ताल का सहारा लेते हैं अर्थव्यवस्था में परिणाम अशांति, आउटपुट और आय में गिरावट लाएंगे। इसके अलावा सामाजिक न्याय ये मांग करता है कि अगर मुनाफे को छोड़ दिया जाए तो मजदूरी में कटौती नहीं की जाना चाहिए। ठीक है, मजदूरी में कटौती करना बेरोजगारी का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मांग कम हो जाएगी और मांग कम होने से आपको पता ही है अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आ सकती है जो बेरोजगारी को और बढ़ाएगी न कि कम करेगी। अगला है धन और वास्तविक मजदूरी के बीच कोई प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध नहीं। धन मतलब मुद्रा और रियल वेजेस के बीच में कोई प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध नहीं माना है। कीन्स ने भी शब्द को स्वीकार नहीं किया कि धन मजदूरी मतलब मौद्रिक मजदूरी यहाँ है, इसका मतलब मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी, रियल वेजेस और मॉनेटरी वेजेस, इसमें क्या है,
मॉनेटरी वेजेस और रियल वेजेस में अनुपातिक संबंध है सीधा। उनके अनुसार दोनों के बीच एक विपरीत संबंध है कीन्स के अनुसार। जब मौद्रिक मजदूरी गिरती है तो वास्तविक मजदूरी बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसा है। ऐसा क्यों है? मौद्रिक मजदूरी में कमी, यहाँ कीन्स ने बोला कि मौद्रिक मजदूरी में कमी वास्तविक वेतन या रियल वेजेस में कमी नहीं करेगी, क्योंकि क्लासिकल्स का मानना था, ये क्लासिकल्स का मानना था, बल्कि ये इसे बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? कि मौद्रिक मजदूरी में कमी हो जाएगी। मौद्रिक मजदूरी हम इसको फर्म या विक्रेता की दृष्टि से देखें तो एक वेजेस में कमी होना मतलब उनकी लागत में कमी होना, वो पहले से कम लागत में वस्तुओं का उत्पादन कर पाएंगे। इसलिए वस्तुएं क्या होगी, पहले की तुलना में उनकी कीमतों में कमी होगी, वो पहले से ज़्यादा सस्ती होगी, तो जो श्रमिक है उनके रियल वेजेस बढ़ जाएगी। ऐसा कीन्स ने बोला। इसकी भी क्रिटिसिज्म होंगे आगे, लेकिन ऐसा कीन्स ने माना और क्लासिकल्स की आलोचना की कि दोनों में क्या है, सीधा और आनुपातिक संबंध तो कम से कम नहीं है धन और वास्तविक मजदूरी में, ये इन्होंने बोला। इस प्रकार वास्तविक वेतन या रियल वेजेस में आने वाले शास्त्रीय दृष्टिकोण से रोजगार में वृद्धि होगी। रियल वेजेस में यदि हो रहा है तो रोजगार में वृद्धि होगी। हालांकि कीन्स का मानना था कि मुद्रा में कमी के बजाय मौद्रिक और राजकोषीय उपायों के माध्यम से रोजगार को अधिक आसानी से बढ़ाया जाए। ये ठीक है। फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है और अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार की स्थिति की ओर हम अग्रसर कर सकते हैं। इसके अलावा मजदूरी मूल्य में कटौती के लिए संस्थागत प्रतिरोध इतना मजबूत है। अब मौद्रिक मजदूरी को इस हिसाब से हम कम नहीं कर सकते। अभी हमने देखा कि ट्रेड यूनियंस और ये सब की वजह से इतना आसान नहीं है कि आप मनी वेजेस को कट कर पाओ, जैसा कि क्लासिकल्स ने बोला कि आप मनी वेजेस को कट करके इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इट इज़ नॉट सो ईजी। अगला है राज्य हस्तक्षेप आवश्यक। ये हमने पहले भी देख लिया कि पिगू के साथ सहमत नहीं थे कीन्स। उनका मानना था पूरी तरह से हमारी उत्पादक शक्ति का उपयोग करने में विफलता के लिए अकेले घर्षण माल एडजस्टमेंट खाते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था ऐसी है जो स्वयं के लिए बची हुई है और उत्पादक शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ है, इसलिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। कीन्स का मानना था कि भाई क्या क्या है इकोनॉमी के अंदर, जैसे अभी रिसेशन की बात की हमने, अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका बहुत ज़रूरी है। राज्य मतलब या केंद्र से ही केंद्र सरकार से बात कर सकते हैं। आर्थिक गति का स्तर बढ़ाने निजी निवेश के पूरक के लिए निवेश कर सकता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जब मंदी की स्थिति में कोई भी निजी निवेशक आगे नहीं आते हैं, तब सरकार ही आगे बढ़कर निवेश करता है ताकि निजी निवेशकों को लाभ की जो उम्मीद है वो बढ़े उनकी, और इकोनॉमी में एक आशावादिता का संचार हो, ऑप्टिमिस्टिक कंडीशंस आए और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। तो लेकिन अगुवाई सरकार को ही करनी पड़ेगी, राज्य को ही करनी पड़ेगी। ट्रेड यूनियन को मान्यता देने, न्यूनतम मजदूरी तय करने, सामाजिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से श्रमिकों को राहत प्रदान करने वाला कानून पारित कर सकता है। स्टेट ही कर सकती है, बहुत सारी गारंटी देती है। अभी बहुत सारे बैंक है, NBFC है, इनमें आप पैसे जमा कराते हो किसके आधार पर? क्योंकि सरकार इनकी गारंटी देती है भाई आपका पैसा नहीं डूबेगा, तभी आप इतना विश्वास कर सकते हो। इसलिए सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए अगला है लंबे समय तक विश्लेषण अवास्तविक। कीन्स का मानना था कि भाई हम लॉन्ग टर्म में तो कोई जीवित ही नहीं रहेंगे। क्लासिकल्स जो थे वो बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, पूर्ण रोजगार संतुलन में एक आत्म समायोजन प्रक्रिया के माध्यम से विश्वास करते हैं कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगा और लॉन्ग रन में क्या होगा, इकॉनमी वापस पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त कर लेगी। लेकिन कीन्स ने बोला कि लंबे समय में हम सभी मर चुके होंगे, लॉन्ग टर्म में कौन जीवित रहेगा, भविष्य किसने देखा है। खपत की मांग को ये देखें, जैसा कि स्विम्बर्टन ने कहा, जीवन का उनका दर्शन अनिवार्य रूप से एक अल्पकालिक दर्शन था। उनका विश्लेषण अल्पकालिक घटनाओं तक ही सीमित है। क्लासिकल्स के विपरीत वे स्वाद, आदत तथा उत्पादन की तकनीक, श्रम की आपूर्ति आदि को मानते हैं जो छोटी अवधि के दौरान स्थिर रहता है। इसलिए मांग पर लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव की उपेक्षा की है उन्होंने। खपत की मांग को स्थिर मानते हुए बेरोजगारी को दूर करने के लिए निवेश बढ़ाने पर जोर देते हैं, लेकिन इतना संपूर्ण पूर्ण रोजगार के बजाय बेरोजगारी स्तर तक पहुँच गया है। इस प्रकार रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत अवास्तविक है, पूंजीवादी दुनिया की वर्तमान आर्थिक समस्याओं को हल करने में असमर्थ है। देखो, इसमें बस एक ही बात ये बोली है इन्होंने कि क्लासिकल्स ने का जो मानना था कि सरकार की भूमिका की ज़रूरत नहीं है और उसके बिना ही जो आर्थिक समस्या है उसका समाधान ऑटोमेटिकली हो जाएगा लॉन्ग टर्म में, तो उसकी कीन्स ने आलोचना ही की और वो कहीं ना कहीं वास्तविक भी है कि बेरोजगारी को दूर ऐसे ही नहीं किया जा सकता। सरकार को आगे आना पड़ेगा, निवेश बढ़ाना पड़ेगा ताकि निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा सके
और इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को मंदी की स्थिति से बाहर किया जा सके। तो इसलिए सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात की है केन्स ने। इसी के बाद हमारी हर एक इकोनॉमी में राजकोषीय नीति की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये आज भी हम देख रहे हैं। हमारे इस वर्तमान कोरोना के कारण जो पूरे विश्व में मंदी की स्थिति आ गई है, उससे निकलने का एकमात्र उपाय यही है कि सरकार, हर देश की जो सरकार है वो आगे आए और अपना जो सरकारी व्यय है, निवेश है, वो बढ़ाएं और लोग जनता में वापस एक ऑप्टिमिस्टिक, एक आशावादिता की लहर को उत्पन्न करे। तभी इस मंदी की स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। और लोगों को मौद्रिक नीति के माध्यम से भी सरकार मनी सप्लाई, लोगों के हाथों में मुद्रा का संचालन बढ़ाए, मनी प्रोवाइड करवाए ताकि मांग बढ़ी जा सके उनकी। इस तरह के तरह तरह के उपाय किए जाएंगे जिससे अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि की जा सके और मांग में वृद्धि करके ही इकोनॉमी में उत्पादन और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है और इकोनॉमी को वापस मंदी से बाहर निकाला जा सकता है। इस तरह ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।